Good evening to all the candidates who have joined today. First of all, I would like to congratulate you because you have crossed the mains hurdle and now you are up for the interview. You see, for interview preparation, you must keep some things in mind. Our seniors have already guided you from the morning, and as per this session is concerned, we are going to talk about current affairs and how to prepare current affairs for interview purpose. All right. First of all, to understand the context of current affairs, you need to have a list of topics. Okay. आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है. ये जानने के लिए मेरा सजेशन होगा कि आप लोग गूगल न्यूज़ पे जाएं, गूगल पे सर्च करें बिहार न्यूज़, ठीक है, और फिर एक टैब आता है न्यूज़ का. उस न्यूज़ टैब को अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड a number of links related to the recent happenings. ठीक है, बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे आपको जिसमें कि इश्यूज के बारे में मेंशन होगा. तो उन लिंक्स को आप लोग पिछले 2-3 महीने तक का कवर कर ले, या फिर हो सके तो उससे 1 साल तक का कवर कर ले. ठीक है, उससे आपको एक आइडिया लग गया कि कौन कौन से रीसेंट इश्यूज हैं जो कि बिहार में हुए हैं. अगर आपने फॉलो किया है लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स बिहार का तो दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपने नहीं किया है तो दिस इज अ मेथड जिससे आप मतलब पिछले 1 साल के न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन सी बड़ी चीज़ें हुई हैं. सेकेंडली, कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो हैं वो यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक कंपाइलेशन टाइप का भी डालते हैं जो मुश्किल से 30 या 45 मिनट का होता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं. ठीक है, उसको आप देख के ये मत सोचिए कि मुझे उससे जानकारी लेनी है, आप बस उससे ये जानिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको मेहनत करना है. ठीक है. थर्डली जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है सिचुएशनल क्वेश्चंस का, जो कि यूपीएससी में सॉरी बीपीएससी में आपसे पूछे जाएंगे. तो इन सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए आपको पहले तो ये तैयार करना होगा कि किस किस तरह के स्टैंडर्ड सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जब वो क्वेश्चन आप लोग एक लिस्ट तैयार कीजिएगा तो उसके बाद फिर उसका आंसर आप खुद से तैयार करें. ठीक है, जैसे सबसे पहले अभी एक मैम ने पूछा कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि हाँ, सिलेक्शन के बाद आप किस फील्ड में काम करना चाहती हैं. ठीक है, तो अगर आप ये कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि मेरा सिलेक्शन किस सर्विस में हो रहा है, फिर उस सर्विस के अकॉर्डिंगली आपका आंसर होगा, या फिर जैसा सर ने बताया कि आप थोड़ा डिटेल्ड आंसर दें. ठीक है, तो जैसा आप आंसर प्रिपेयर करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपके जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान ना दें, जो क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं उनका आंसर भी आप लोग तैयार करें, और फिर उस आंसर से संबंधित जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर भी आप लोग तैयारी करें. इस सेशन में हमारे साथ 2 और स्पीकर जुड़े हुए हैं. एक हैं चंदन कुमार जो IRS IT से हैं 2018 बैच के, और एक हैं आयुष पानी जो IPS है 2019 बैच के. तो इस सेशन में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स आप देख रहे हैं, आपको अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे लग रहे हैं जिनमें आपको लगता है कि आपको थोड़ा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो वो आप टॉपिक का नाम चैट में डाल सकते हैं. ठीक है, हम लोग कुछ दिनों में उन टॉपिक्स पे थोड़ा सा विश्लेषण करके आपको इसके ऊपर बता देंगे कि क्या क्या आपको उसमें जानना है. तो सिचुएशनल क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आएंगे अभी. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चंदन कुमार, चंदन जो है हमारे साथ, चंदन जी वो सिचुएशनल टॉपिक के ऊपर क्लास लें. चंदन जी. अ, अ, आपका आवाज नहीं आ रहा है चंदन जी, तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं. आपकी आवाज नहीं आ रही है चंदन. ठीक है, चंदन जी की आवाज अभी नहीं आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयुष से कि आयुष आप थोड़ा अपना प्रेजेंटेशन शेयर करें और क्लास को आगे बढ़ाएं. हेलो एवरीवन, आवाज क्लियर है? हेलो.
हेलो। Yes, yes. हाँ Yes, चंदन, sir, you are audible. हाँ तो हाँ अभी आप ऑडिबल हैं। हेलो हेलो, अभी ऑडियो। Yes, हाँ go ahead. ओके सी इज कंसर्न, टोटल उसमें जितना आप लोगों को बताया भी गया होगा, मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ। 4 मेंबर्स रहते हैं, एक्सपर्ट्स बाहर से भी बुलाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन जो जैसा कैंडिडेट आंसर कर रहा है उससे उतना ही अच्छा सवाल पूछा जाता है और स्कोप बहुत ज्यादा है मार्क्स स्कोर करने का। लाइक पीपल 100 भी लोग स्कोर किए आउट ऑफ 120। और सिचुएशनल क्वेश्चंस जैसा है तो आपसे कुछ कुछ सिचुएशंस जो आपके बायोडेटा से रिलेटेड रहेगा, एक जैसे रिलेटेड रहेगा, जैसे कुछ लोगों ने पूछा है कि गैप किसी का बहुत ज्यादा, मान लीजिए एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन ग्रेजुएशन 5-6 साल या 7 साल पहले हुआ है, उस टाइप का कोई गैप है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई रिसेंट रिसेंट कोई इंसिडेंट्स हुआ है, मान लीजिए फ्लड है या कोविड का सिचुएशन है, उस समय जैसे आपको एसडीएम बना दे और बहुत ज्यादा कुछ बढ़ रहा है तो उस टाइप से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर, इन जनरल करंट अफेयर जो होता है बहुत सारे टाइप्स का होता है। एक तो एक करंट अफेयर ये हो सकता है कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे मैं आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उसके बारे में कुछ बता दूं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी किन्हीं का था तो इंटरव्यू हुआ था जस्ट इमीडिएट नहीं, उससे पहले तो एक ट्राइबल्स अमेरिकन को मार दिया था अंडमान आइलैंड पे, तो में क्वेश्चन हुआ था। आपका अगर जो जॉब एक्सपीरियंस है, मान लीजिए किसी ने काम किया है, जैसे किसी ने एनटीपीसी में काम किया था जो पावर बनाती है, तो कोल माइनिंग से उससे सवाल पूछा गया था कि इंडिया को ये थर्मल पावर के लिए कोल है तो कोल इंडिया को क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है, और कुछ तो बहुत रिलेवेंट जो आपसे अगले स्पीकर है वो आपको बताएंगे भी, जो कुछ बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, जैसे कोविड है या इंडो चाइना बॉर्डर इशू है, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग से ये रिक्वेस्ट कि जब आप प्रिपरेशन करें तो थोड़ा इन डेप्थ, सी और एलओसी 2 टर्म है। इंडो चाइना डिस्प्यूट में एलएसी टर्म यूज होता है, लेकिन इंडो पाकिस्तान में एलओसी यूज होता है, तो ये आपको थोड़ा पता होने से ज्यादा अच्छा होता है। फिर गलवान का नाम क्यों पड़ा इस तरह से। फिर उस दिन का न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आप लोग कर सकते हैं कि कोई भी, जैसे कोई हिंदू, जो पटना में जो मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स है हिंदी और एक इंग्लिश, तो जैसे हिंदी का न्यूज़पेपर मान लीजिए हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान आप ई सब्सक्राइब कर सकते हैं और शायद वो सुबह पहले भी और रात भर सारा, आजकल तो जो गूगल न्यूज पर आपको बहुत सारा जो अखबार, मान लीजिए हिंदुस्तान आप टाइप कीजिएगा तो कल अखबार में जो छपने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ई सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको न्यूज़पेपर का कंटेंट भी पता चल जाएगा, वो पहले ही आ जाएगा आपके घर अखबार आने से पहले। तो उस दिन का आपका हेडलाइंस वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है कि मान लीजिए एक न्यूज आइटम है कि हाई कोर्ट हैज सेड अबाउट से ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स कि दे शुड वर्क वेल, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो वो थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। उस जो कम से कम फ्रंट पेज का जो आर्टिकल है उसको अच्छे से पढ़ ले। जैसे एक जब इंटरव्यू चल रहा था पिछली बार तो एक न्यूज आइटम आया था कुछ वाटर लीकेजेस के ऊपर, मतलब पाइपलाइन ब्रेक हो जा रहा था, कहीं कहीं लीक कर रहा था, तो वाटर बहुत सारा बर्बाद हो रहा था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था कितना बर्बाद होता है, आप रहिएगा तो क्या कीजिएगा, इस तरह से। और जिनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तो मैंने बता ही दिया, ऑप्शनल या, और जिनका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, ये तो बोथ कैन बी डिफरेंट। जैसे कंप्यूटर साइंस अगर इन्हीं का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो आरोग्य सेतु ऐप है, तो आरोग्य सेतु ऐप का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या फायदा हुआ है, या इंडिया ने जिन एप्स को बैन किया है चाइनीज एप्स को, तो उस तरह। फिर वेरियस इश्यूज है, बायोटेक, वैक्सीन, या इश्यूज रिलेटेड है इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर या बिहार से रिलेटेड। ओपिनियन भी पूछा जाता है, और अगर आप इन डेप्थ अगर जवाब देते हैं करंट अफेयर से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन का, तो इट विल बी कंसिडर्ड वेरी गुड, यू विल बी स्कोर्ड हायर, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बाकी लोगों से। और कोई क्वेश्चन अगर आंसर करना है तो एक ऐसे तो अलग अलग तरीके
पॉइंट्स पहले आप बता दें। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इंडो चाइना बॉर्डर इशू है, उसको टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म टॉक्स विद चाइनीज अथॉरिटी, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन बॉर्डर एरियाज, थर्ड इज बीइंग वेरी विजिलेंट एंड सर्विलियंस, देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये पॉइंट्स पहले आप बता, बाद आप इन पॉइंट्स को बताएंगे, एक दो लाइन बताएंगे, पहले सारा पॉइंट एन्यूमरेट कर देंगे, बता देंगे, उसके बाद किसी पॉइंट का डिटेल में जाएंगे। अगर इसमें अगर आप ये बताएं कि सर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरिया और उसी में आप डिटेल में चले गए तो ये अच्छा नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे तो बोले थोड़ा 2 मिनट, क्योंकि 15 से 20 मिनट ऑन एन एवरेज बीपीएससी इंटरव्यू का टाइम होता है, 15 मिनट 10 मिनट, किसी किसी कैंडिडेट को ज्यादा टाइम लगता है। तो ज्यादा अच्छा है कि आपसे लोग ज्यादा सवाल पूछें और आप अपना कोई आंसर है क्रक्स बताकर फिर आप चुप हो जाए, फिर अगर उनको पूछना होगा तो वो पूछें। और अगर कोई ओपिनिएटेड सवाल आता है, ओपिनियन बेस्ड, तो आप उसमें आप पैराग्राफ फॉर्म में, जैसे कि आप विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है बिहार में, तो उसमें आप पॉइंट नहीं बोल के पैराग्राफ बोल सकते हैं। एक क्योंकि सब लोग यहाँ अवेलेबल है तो एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए मैं हॉबी बोलना चाहूंगा। इट्स क्योंकि फॉर्म में आपको लिखना नहीं है, लेकिन अगर वहां आपसे हॉबी पूछा जाए तो आप हॉबी को जरूर बताएं, कुछ नहीं बताने के बदले। लेकिन जो हॉबी अगर आप कुछ बता रहे हैं, मान किसी ने गार्डनिंग बताया, तो आप यू शुड बी वेरी वेल थरो विद दी हॉबी। और हॉबी से रिलेटेड भी करंट अफेयर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कोई अगर किसी ने क्रिकेट वॉचिंग लिखा है, तो मान लीजिए क्रिकेट में कोई नया टर्म आया, मान लीजिए बॉल टेम्परिंग का कोई इशू चल रहा है, तो वो क्वेश्चन आ सकता है। हॉबी अगर आप हॉबी को परस्यू कर रहे हैं तो आप हॉबी लिखें, नहीं है तो आप कोई सिंपल सा हॉबी चूज कर ले, डायरी राइटिंग या जो भी आपको सिंपल लगता है। लेकिन हॉबी पे आपका प्रिपरेशन काफी थरो होना चाहिए। एनी नॉट आंसर डिफिकल्ट हॉबीज केवल आंसर देने के लिए चूज नहीं करे। जैसे गार्डनिंग इज अ डिफिकल्ट हॉबी। कोई जैसे रोज प्लांट को लगाने के लिए क्या स्टेप्स है, ये आप बिना किए या बिना बहुत जाने नहीं आ सकता है। आई थिंक ये पूरा कवर करता है जितना मेरे को आपको बताना था। इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लें, बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इंटरव्यू में मार्क्स का वेरिएशन बहुत होता है। आई थिंक 120 मार्क्स अगर इंटरव्यू होगा तो स्कोर 60 से लेके 100 तक जाएगा, या उस 60 से कम भी आ सकता है अगर प्रिपरेशन खराब हो। तो 70 से 100 वो काफी बड़ा रेंज होता है। इसलिए इंटरव्यू के लिए तैयारी जितना आपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए किया था, उतना दोनों मिलाकर करे तो मतलब वो काफी तैयारी करे तो मार्क्स बहुत ज्यादा आएगा। और एक और तरीका होता है कि आप बैठ के कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखें। मान लीजिए आपका नाम है, मान लीजिए मेरा नाम चंदन है, तो चंदन मतलब क्या होता है, चंदन के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, चंदन पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है। आप इस तरह से चंदन का फिलोसफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरह से उसको आप सवाल तैयार करें। मान लीजिए चंदन मित्रा एमपी थे, पार्लियामेंटेरियन थे, तो इसी तरह से तैयार किया जाता है। इस तरह से आप तैयार करेंगे तो आई थिंक इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड बी होपफुल, बी कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस रहे, कॉन्फिडेंट दे। अगर आप कोई अपना स्टैंड रख रहे हैं तो बी कॉन्फिडेंट एंड पुट इट फर्मली। अगर लेकिन वो गलत है तो फिर आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ गलती हो गई, लेकिन के वेवर तुरंत मत कीजिए। आई थिंक दैट्स ऑल। नाउ आई थिंक Ayush can take over and tell you about the current affairs, which he would be giving it well. Okay, bye. You can ask if you want, you can ask some questions to me or in the separate groups जो छोटे छोटे groups बने हैं उसमें। Okay, thank you. Hello, am I audible? Sir, screen sharing allow कर देते हैं। Yes, sir. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes. So, Right, पहले तो visible. congratulations everyone for qualifying mains. I'm sure you all will do good in the interviews. So, current affairs में we'll start with topics, and topic के हिसाब से आपको समझ में आते चला जाएगा कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं. Again, this is my perspective.
You have been listening to a lot of speakers, so आप अपना एक informed opinion रखिएगा. So we all share our own experiences, right? So okay, so let's see. First thing that I feel that you need to remember in interviews is that it is not a test of knowledge anymore. आपका knowledge उन्होंने mains वगैरह में already check कर लिया है. वो आपका देखते हैं मेनली कि टॉपिक्स को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्प कैसा है, आपका समझ कैसा है उस पर्टिकुलर इशू को लेके. फिर वो आपके व्यूज एंड ओपिनियंस पूछते हैं. देन एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, कई बार हम कुछ सोच रहे होते हैं बट हम उसको ठीक से सामने रख नहीं पाते. वी आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट थिंग्स वेरी वेल. So that is another important thing जो हमें माइंड करना पड़ता है. वो है कि जो हम पॉइंट्स बनाए हैं या जो हम सोच रहे हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से सामने प्रेजेंट करें. तीसरा है शॉर्ट एंड स्वीट. बहुत ज्यादा कहानी नहीं करना होता इंटरव्यूज में. क्वेश्चन का टू द पॉइंट आंसर देना होता है. इसीलिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू जो आप नोट्स वगैरह बना रहे होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक का 4-5 पॉइंट वाइज नोट्स बनाए, सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर दोज पॉइंट्स व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू. अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज कि आप टॉपिक में डिविएट हो जाओगे और जो मेन बात आपको करनी है वो छूट जाती है. तो इसलिए व्हेनेवर यू आर मेकिंग नोट्स फॉर इंटरव्यूज, मेक इट पॉइंट वाइज कि ये टॉपिक आएगा तो ये 3-4-5 चीजें हैं तो मुझे बोलनी है. कन्विक्शन इन थॉट्स, व्हाटएवर यू आर सेइंग, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. अपने ओपिनियंस को बैक करना है और जो आर्ग्यूमेंट्स आप अपने ओपिनियन को बैक करने के लिए देते हो वो बहुत स्ट्रांगली और समझ से रखते हैं अपने आप. So if you go for the first topic, let's begin with COVID. So COVID से the first thing that I thought could be asked is pandemic versus epidemic. कि pandemic क्या होता है और epidemic क्या होता है. Can any one of you tell क्या होता है? फर्क क्या है दोनों में? सर स्कोप उसका अलग अलग होता है. एपिडेमिक का स्कोप छोटे एरिया में होता है और पैंडेमिक का स्कोप मतलब पूरे वर्ल्ड कवरेज के बेसिस पे लिया जाता है. So Right. a pandemic is basically when epidemic crosses the border of one nation. Right. तो इसी तरह से एकदम हाँ. Epidemic. So Okay. pandemic is basically subset of epidemic. So when the epidemic becomes cross-border problem, it takes the form of a pandemic. Right. So this is how you need to answer. एकदम epidemic can be called as pandemic. Globalization of epidemic. ठीक है. मोर और लेस एवरीबॉडी नोज, सबका आंसर सही है. तो इसी तरह से डायरेक्टली आपको पॉइंट को एड्रेस करना है. फिर why has COVID become so dangerous despite कि डेथ रेट तो बहुत ज्यादा है नहीं. तो फिर क्या प्रॉब्लम है कोविड के लिए, क्यों इतना डेंजरस हो गया है कोविड सबके लिए? क्या लगता है आप लोग को? कोई ओपिनियन इस पर? सर इन्फेक्शियस डिजीज है और मैक्सिमम लोग से इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो स्कोप इसका ज्यादा है. ज्यादा लोग एक तरह से इन्फेक्टेड हो सकते हैं. राइट. स्कोप ज्यादा है डिस्पाइट डेथ. सेकंड, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लायक नहीं है कि हम इतने बड़े स्केल पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हैंडल कर सकें. दैट इज मेन कंसर्न फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का रिस्पॉन्स लॉकडाउन कैसा रहा, राइट था, रॉन्ग था, आप होते तो क्या करते. ये जनरली हमेशा आएगा कि आप होते तो क्या करते. तो उसमें यू नीड टू प्रिपेयर फ्यू पॉइंट्स कि ओके इफ आई वुड हैव बीन अ पोजीशन ऑफ डिसीजन मेकर तो मैं ये 2-3 चीजें करता, ये मेरी प्रायोरिटीज होती. आप वो उनको नोट कर सकते हो. हमारे मिस्टेक्स क्या हुए पॉलिसी रिस्पॉन्स में, जैसे माइग्रेंट, ये जो क्राइसिस हुआ मूवमेंट माइग्रेंट्स का, ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया. ये हमारा जैसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक था. उसके कारण कोविड काफी स्टेट्स में फैला. और क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्स होने चाहिए था? कोई आप लोगों ने कुछ प्रिपेयर किया उस तरह के कुछ रिस्पॉन्स? एनीवन? सर लोकल लेवल पे थोड़ा और भी अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था. मतलब अगर सेटिंग में देखेंगे तो हम लोग पैन इंडिया देख रहे थे. रादर इसको अगर Right. लोकल लेवल पे हम लोग इसको अगर कंटेन करने की कोशिश करते हैं तो वो बेटर तरीके से हैंडल होता. राइट. ठीक है. एक विजन और जैसे कुछ मिसिंग था सर. positive एक लॉन्ग टर्म विजन मिसिंग था. लाइक हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये चीजें इतनी लंबी होगी. तो ये मिसिंग था कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करा कि कितने टाइम तक किया जाएगा. तो एक वहां पे हम पीछे रह गए सर. सर जो हमारा रिस्पॉन्स था जहाँ पे हमने टेस्टिंग वगैरह कम की है, दैट वाज अ वेरी बिग डिजास्टर, क्योंकि हमारी टेस्टिंग का रेट शुरू में बहुत कम था. उस वजह से फिर से ट्रेसिंग नहीं हो पाई थी.
राइट तो एक वो हमारा जो है ड्रॉबैक रहा है। राइट, इसमें फिर आप कुछ पॉजिटिव ऐड ऑन कर सकते हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा किया है तो। सर सम स्टेट्स लाइक केरला हैव वेरी वेल, वहाँ पे जो उनके जो पीएचसीज वगैरह हैं वहाँ पे उन्होंने बहुत एग्रेसिव टेस्टिंग करी थी और बहुत अच्छे से उन्होंने कंटेन भी किया था। राइट, तो इस तरह से ना आपको जैसे स्टेट के रिस्पॉन्स को मैप करना होगा, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ एग्जांपल्स लिखने होंगे कि जिन स्टेट्स ने अच्छा किया है। अगर आपके पास कोई आउट ऑफ इंडिया एग्जांपल आप उसको भी कोट कर सकते हो, बट ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इंडिया इज नॉट कंपेरेबल टू अदर कंट्रीज। हमारे चैलेंजेस, हमारा सारा ही चीज बहुत अलग है बाकी वर्ल्ड से, तो आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, आप इंस्पिरेशन के तौर पे बोल सकते हो कि हम वो एग्जांपल यूज कर सकते थे या उस कंट्री का रिस्पॉन्स अच्छा था। तो सेम वे केरला का रिस्पॉन्स अच्छा है। दिल्ली में हॉस्पिटल्स वॉर फुटिंग पे बनाए गए, जहाँ जो लेस सीरियस पेशेंट्स थे उनको हैंडल किया जा सकता था, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स बनाए गए। तो इस तरह के आप पॉजिटिव्स को भी नोट डाउन कर सकते हो। सो व्हेन यू आर एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम, यू आल्सो नीड टू व्हेन यू आर लिस्टिंग डाउन कि हमारे इश्यूज क्या थे, एट द सेम टाइम यू आल्सो नीड टू लिस्ट डाउन कि उनके सॉल्यूशंस क्या थे। सिमिलरली फिर इस तरह के पॉलिटिकल थोड़े मतलब लोडेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि चाइना की गलती है कि नहीं, शुड वी बी ब्लेमिंग चाइना। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड रिस्पॉन्स। जहां चाइना का मिस्टेक्स है या किसी भी कंट्री का मिस्टेक्स है वो पॉइंट आउट करना है, बट एकदम बलिस्टिक्स नहीं चले जाना है कि नहीं वो कंट्री खराब ही है, उसका सिस्टम ही यही है, एकदम फुल फ्लेजेड उसको गाली दे रहे हैं, वो वाला रिस्पॉन्स नहीं लेना है, क्योंकि यू नीड टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन। सो दिस इज अ फ्यू थिंग्स दैट आई कुड थिंक ऑफ। आप इन चीजों के को मतलब इस इन लाइन ऑफ थॉट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकेंड, इफ आई से बिहार फ्लड, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हर साल क्यों होता है, व्हाई एवरी ईयर, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू काउंटर, आप क्या करते हैं अगर होते हैं तो। ठीक है, सो एनी थॉट्स ऑन दिस? क्यों बिहार फ्लड, क्यों इतना बड़ा इशू है, हमेशा फ्लडिंग क्यों होती है बिहार में? हैव वी फेल्ड एज अ एडमिनिस्ट्रेशन कि हम टैकल नहीं कर पा रहे इतने सालों से भी? क्या थॉट्स हैं इस पर? सर वन रीजन इज जो कोसी रिवर है वो बार बार अपना जो कोर्स है वो चेंज करती रहती है। ठीक है, नेचुरल कॉज हो गया ये। सर दूसरा desiltation, like the sedimentation of the rivers is also a big cause for this, right? and the सर फ्लड प्लेन्स sudden का जो opening of the है dams and barrages across ठीक है। Nepal is also a big reason. Sir, one Right. more specific reason is that at Farakka barrage there is not desilting done. So what happens is the river water gets accumulated in the backwards, which the river gets the level of river gets overflowed in the Bihar region. राइट, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि रिस्पॉन्सेज में आप लिख सकते हो, जैसे सॉरी प्रॉब्लम में लिख सकते हो नेचुरल इश्यूज, जैसे कोसी का रिवर वो चेंज होना। इसके साथ साथ कुछ मैन मेड इश्यूज हैं, जैसे फरक्का बराज वाला हो गया, ये नेपाल से हमारे जो इश्यूज हैं, या फ्लड प्लेन का इंक्रोचमेंट हो गया किसी ने बोला। तो ये सब इश्यूज को आप डिवाइड करके लिख सकते हो, एंड जब आप आंसर कर रहे हो तो आप उसमें भी अपने आप को एकदम वेल अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि सर नेचुरल कॉजेज 1 2 3 ये रहे और मैन मेड कॉजेज ये रहे। उससे क्या होता है, आपके थॉट की क्लैरिटी पता चलती है, इंटरव्यूअर को आप शॉर्ट में सब बात अच्छे से समझा सकते हो, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। अर्बन फ्लडिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लास्ट ईयर पटना में भी काफी हो गया था। तो अर्बन फ्लडिंग इज अ फिनोमिना जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड ओवर देखा जा रहा है। तो व्हाई डू यू थिंक पटना इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू अर्बन फ्लडिंग? Sir, congestion of main reason is unplanned. basically, and it's not getting desilted, the channels. Poor. ठीक है, Hello. High population density in Patna. इसका system वगैरह और yes, drainage pattern is also not that good in Bihar, basically in Patna. राइट? Illegal construction is there. Very Proper good. drainage system is not there. Also, So, topography is quite lower than Encroachment of wetlands. hazardous planning. We can also see that Patna is surrounded by 4 rivers, so there is a high chances of flood there through natural cause also. काफी क्लैरिटी है तुम लोग को, देयर इज नो नीड टू डिस्कस Climate change. Public Climate awareness is change is also something missing. which is affecting every, right? ठीक है, Public awareness is also missing. ठीक है। तो इसमें आप लोग इस तरह से कर सकते हो कि 2-3 जेनरिक पॉइंट्स जो अक्रॉस द वर्ल्ड वैलिड हैं और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पटना रिलेटेड
लाइक लोअर फ्लड प्लेन्स, हैप्पीजार्ड प्लानिंग, ड्रेनेज वगैरह के जो इश्यूज हैं, या 4 रिवर्स से हम सराउंडेड हैं, तो इन पॉइंट्स को स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली इसी रिगार्ड में आपको नेपाल वाले इश्यूज को समझना होगा कि वो डैमिंग को लेके जो इश्यूज चल रहे हैं नेपाल से, कि कोऑपरेशन नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद अदर स्टेट्स जहाँ ये क्राइसिस है, असम जैसे पर्टिकुलर स्टेट है जिसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहार की तरह ही पिछड़ा हुआ है, एंड वो भी फ्लड से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो इस तरह के आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि और कौन से स्टेट्स हैं वो कैसे टैकल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन इश्यूज को देख सकते हैं। इसके बाद ये थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का इशू है। I have one question regarding floods. Yeah, please go ahead. Sir, Bihar flood is also responsible for renewing floodplains in rural areas, which is Right. very good for agriculture. So, Right. if the panel asks if we control floods or stop floods, then it will be bad for our agriculture, which is the basic backbone of our economy. Then, what is the solution for for both of these things, for agriculture Right. as well as controlling floods? सेकंड पॉइंट क्या बोला, एग्रीकल्चर है, controlling floods, so that controlling floods Okay. does not affect agriculture. राइट। तो इसमें आपको बोलना पड़ेगा कि जो अमाउंट ऑफ क्या बोलूं मैं, डेवास्टेशन फ्लड्स के कारण होता है, दैट आउटवेज द बेनिफिट्स ऑफ द फ्लड। तो वर्ल्ड ओवर द थिंग इज कि वी कैन नॉट कंट्रोल द नेचुरल फोर्सेस, हमें उसे मैनेज करना पड़ता है। तो सिमिलर वे में जो रिवर्स है हमारे, हमें उन्हें प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है। अगर हम फ्लड प्लेन्स को इंक्रोच ना करें और फ्लड प्लेन्स को छोड़ के हम अगर फ्लड मैनेजमेंट का काम करें, तो वो जो रिनोवेशन ऑफ सिल्ट है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा विदाउट हैविंग loss of property and life. So in such questions you need to say this कि we don't have to control rivers, we need to manage them well. उसके बहुत सारे solutions हैं, greening of the flood plains हो गया, या रिवर को चैनलाइज करने की चीजें हो गई। ये काफी तरीका है जिससे हम एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं जिससे एग्रीकल्चर अफेक्ट ना हो। डिसिल्टेशन, बहुत सारी चीजें हैं, एंड इस पे एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी है, 2008 के कोसी उस पे है। You guys can watch that. I'm forgetting the name. If in due course, after the flood, I think it was made by Leonardo DiCaprio. नहीं, it was a Bihari director. बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का, चंपारण very good. टॉकीज, राइट। आप वो नितिन चंद्रा वो देख सकते हो आप, उससे काफी पर्सपेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें ये फ्लड प्लेन्स वाले इशू को भी एड्रेस किया गया है, ठीक है। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, दिस राजस्थान एमएलए इशू, ये थोड़ा पॉलिटिकली लोडेड है, बट आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कि शेड्यूल 10 क्या बोलता है, कब आया था अमेंडमेंट, 2003 में क्या चेंजेस आए अमेंडमेंट में। फिर देयर कुड बी फैक्चुअल क्वेश्चंस लाइक ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन क्या होते हैं एमएलएज और एमपीज के, रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कि ऑटो लोन केस में जुडिशियल रिव्यू अलाउ कर दिया गया था कि स्पीकर का डिस्क्रिप्शन वाज नॉट द अल्टीमेट। देन देयर कुड बी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस लाइक कि क्यों इंक्रीज हुआ इन सब केसेस में, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट। So any answers to that? Why has been there increase in such cases and what are the ways in which a system could prevent such cases? क्या हम changes कर सकते हैं लॉ में या प्रोविजंस में जिससे हम इन चीजों को बदल सकें? सर एंटी डिफेक्शन लॉ, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अमेंडमेंट इन एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या अमेंडमेंट, अगर अमेंडमेंट आप बोल रहे हो तो वो पूछेंगे क्या अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहे हैं? सर जैसे बहुत सारा इशू आ रहा है कि मतलब डिस्क्वालीफाई करने के लिए एमएलए शिफ्ट हो जाते हैं जीतने के बाद। सर ये जैसे अभी राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ, उस तरह से। सर ये सबसे अच्छा ये होगा कि सर ये 5 इयर्स के लिए जो है ना, जो भी एमएलए बने वो 5 इयर्स के लिए परमानेंट बने, और वो 5 इयर्स के बीच में कोई भी पार्टी दूसरे जगह से फिर इलेक्शन नहीं लड़ सके। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस ने ऐसे सुझाव दिए थे सर। ठीक है। Sometimes it is seen as a disqualification petition which is there with the speaker. It keeps on hanging till like 1 year or 1.5 years, and the speaker doesn't do anything on that disqualification petition. So there should be a time frame, like in how much time the speaker would decide that whether the MLAs would be disqualified or not. There is a commission
also for allowing whip only in case it of may be done like important that. situations. These petitions will be decided by an independent commission, not the speaker, because after that he is a means politician from some party. Speaker and governor should act in a neutral and impartial manner. राइट तो इसमें जैसे अब ये तो ऑब्वियसली फिलोसॉफिकल बात हो गई कि दे शुड एक्ट बट दे डोंट एक्ट, सो व्हाट इज द सोल्यूशन टू दैट? तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि कुछ एसओपीज हम बना सकते हैं जिसमें गाइडलाइंस हो कि दीज आर द स्टेप बाय स्टेप थिंग्स विच स्पीकर और द गवर्नर नीड्स टू फॉलो। ठीक है, दिस कुड बिहार विधानसभा के स्पीकर ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था इस बाबत, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ एसओपीज हम फॉलो कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज आप मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली इसी लाइन पे क्वेश्चन है एमएलए की इंडिपेंडेंस वर्सेस कंट्रोल ऑफ द पार्टी। तो अगर एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है तो एमएलए की इंडिपेंडेंस खत्म होती है, और अगर उसको वीक बनाया जाता है तो डिफेक्शन के इश्यूज आते हैं। तो व्हाट इज द राइट बैलेंस जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? सर एक्चुअली सर यूके का मॉडल फॉलो करना चाहिए कि जैसे वहाँ पे एमएलए या एमपी, वहाँ पे एमएलए तो नहीं, एमपी वगैरह जो है उनको पूरा फ्रीडम होता है, बस फ्रीडम कहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए? नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, कि जैसे अगर पार्टी अगर कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है उस केस में एमएलए को पार्टी लाइन पे वोट करना है, उसके अलावा बाकी सारे इश्यूज पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिससे कि ये काफी अच्छा सजेशन है। ये आई थिंक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्किंग कमेटी थी उन्होंने भी शायद ये सुझाव दिया था। ये काफी ज्यादा पॉपुलर ओपिनियन है कि इस तरह का चीज होना चाहिए कि जो डिफेक्शन वाला लॉ है वो केवल और केवल नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अप्लाई होगा। तो आप इस तरह से 3-4 सोल्यूशन, 3-4 इश्यूज, उनका एक लिस्ट बना लो पॉइंट वाइज कि ये जब क्वेश्चन आए इस तरह का तो किस तरह से आंसर करें। बी रेस्ट अश्योर्ड, वो पॉलिटिकल लाइंस पे नहीं पूछेंगे आपसे कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उस तरह के सवाल नहीं आते हैं। वो जनरली आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और सोल्यूशंस के तौर पे ही पूछेंगे। Moving forward, एक केरला गोल्ड स्कैम था, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बेसिक आप समझ लेना कि क्या चीज हुई थी, नेक्सस क्या था, किस एनआईए को दिया गया है। वन क्वेश्चन जो आई कुड थिंक ऑफ वाज दैट कि इज एनआईए लाइक एन अटैक ऑन स्टेट्स इंडिपेंडेंस, जैसे सीबीआई को टारगेट किया जाता है, क्या एनआईए भी एक ऐसी बॉडी है जिसको सेंटर यूज करता है स्टेट्स के अगेंस्ट? इस पर आपसे ओपिनियन पूछ सकते हैं। सर यूएई का कॉन्सुलेट जो था वो इन्वॉल्व था, इसी कारण से मतलब एनआईए को इन्वॉल्व करा गया, बिकॉज स्टेट का जुरिडिक्शन उसमें नहीं था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, ये टॉपिक वैसे आई डोंट थिंक सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉनलेस यू शुड बी अवेयर, यू नेवर नो अगर कहाँ से क्या सवाल आ जाए। अनदर टॉपिक दैट इज वेरी हॉट दीज डेज इज कस्टोडियल डेथ, एंड इसी से रिलेटेड फिर हमारा पुलिस एनकाउंटर हो गया, जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक बैकग्राउंड होना चाहिए कि तमिलनाडु में हुआ क्या, किस तरह से पुलिस ने एक्ट किया। आई होप सबको पता है, सबने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर। यस सर, यस सर। अब आता है इसमें आपका इंटरव्यू बेस्ड सवाल आता है कि अप्लाइंग फॉर पोस्ट लाइक सिविल सर्वेंट का पोस्ट है, तो वो आपसे पूछेंगे क्यों ऐसा हुआ, आप होते तो क्या करते, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, पुलिस के पास क्या जरूरत से ज्यादा पावर है। एंड सिमिलरली जो भी पोजीशन पे डीएसपी पे सिलेक्शन हो रहा है या हायर लेवल पे आईपीएस ऑफिसर्स का सिलेक्शन है, सो डोंट यू थिंक कि दीज ऑफिसर्स हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी टू स्टॉप सच थिंग्स? तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कस्टोडियल डेथ पे कोई कुछ अगर सम अप करना चाहे तो कि क्या प्रोविजन है, कोई लॉ है क्या हमारे पास जो कस्टोडियल डेथ को स्पेसिफिकली पनिश करता है, या हाउ कैन वी प्रिवेंट सच थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग अगेन इन फ्यूचर? एनीवन? सर, प्रकाश सिंह केस के बाद एक 2018 में एक प्रोविजन आया था कि एक स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल बनाने के लिए, ठीक है, और उसके बाद से ये हुआ था कि अगर कोई कस्टोडियल डेथ होता है तो उससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो स्पीडी ट्रायल में वहां पे उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। बट सर बहुत सारे स्टेट हैं जो उसको अभी तक फॉलो नहीं करी है। नहीं कर रहा, राइट, ठीक है। और लॉ हमारे पास कोई स्पेसिफिक कैमरास फंक्शनल करा सकते हैं जितने भी थाना है वहां पर, तो क्लोज सर्किट कैमरा का भी बेनिफिट होगा कि अगर वो फंक्शनल होगा तो वो ऑब्वियसली जो भी लोग हैं वो एटलीस्ट जो पुलिस ऑफिसर्स है वो उस तरह के एक्शंस नहीं लेंगे। वेरी गुड। ट्रेनिंग में चेंजेस किया जा सकता है, ट्रेनिंग किया जा सकता है, उनको और भी ज्यादा सेंसिटिव बनाया जा सकता है रिगार्डिंग दीस थिंग्स।
ठीक है सर अरेस्टिंग और इन्वेस्टिगेशन के लिए ये इसको सेपरेट करने के लिए भी एक रिकमेंडेशन आया था कि अगर एक अरेस्टिंग टीम करती है और इन्वेस्टिगेशन टीम एक अलग होनी चाहिए। ऑल्दो रिकमेंडेशन तो ऐसे आते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो एक रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है सर पुलिस मैनुअल में खासकर जो पुराने जो जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं इंडियन पुलिस एक्ट 1860 को, तो उसमें रिफॉर्म की जरूरत है सर। और दूसरी चीजें ये है कि ये जो पुलिस का जो ओवर बर्डन है, उनको जो इवन की लीव नहीं मिल पाता है, जो भी वीकली लीव भी नहीं मिल पाता है, तो उसमें भी चेंजेस करने की जरूरत है। और तो सर ऐसे इंसिडेंट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ये क्राइम बहुत ही गलत है, लेकिन रिफॉर्म्स लाकर ही इसको ठीक किया जा सकता है और कोई प्रोसेस नहीं है सर कि हम इसको ठीक करें। ठीक है, तो आप इसके अपने रिस्पॉन्स को आप तरह से फ्रेम कर सकते हो कि आप एक पॉइंट लिख दिए पुलिस ट्रेनिंग रिलेटेड, एक पॉइंट आप प्रकाश सिंह केस का जो जजमेंट था उस पर बेस कर दिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सीसीटीवी आ गया, सीसीटीवी वाला बहुत एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। तो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हो, वो सुनने में अच्छा लगता है, बट इफ यू टॉक अबाउट प्रैक्टिकलिटी, लेट्स से इफ यू आर अ डीएसपी एंड आपके एरिया में ये चीज हुई है या आपके थाने, आपके कंट्रोल में जो थाने हैं उनमें क्या करना है, उसके लिए एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन। सीसीटीवी ऑलरेडी था वहां पे लगा हुआ, उसको जान के बंद कर दिया गया, तो सर ऐसा हाँ, तो उससे ये तो पता चलेगा कि आप कल्प्रिट को पकड़ सकते हो। अगर सीसीटीवी बंद किया जा रहा है मतलब क्लियरली मैलाफाइड इंटेंशन है। तो दो एस्पेक्ट हो गया, एक तो प्रिवेंशन का हो गया, दूसरा पनिशिंग का हो गया। तो अगर हम प्रिवेंट ना कर पाए तो एटलीस्ट हम पनिश तो कर पाए लोगों को। जैसे एक होते हैं उनका कन्विक्शन रेट बहुत कम है, वो 20% है, एग्जैक्टली उस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप अपने रिस्पॉन्स को बोलो कि सर इनकाउंटर जब हुआ था वो जो रेप केस वाला केस में, तो ऑलमोस्ट एक यूनानिमस मतलब सोसाइटी में एक यूनानिमिटी था कि मतलब अच्छा हुआ, और बहुत कम ही लोग थे जो उसको मना कर रहे थे या ये क्रिटिसाइज कर रहे थे। राइट। इन सारे इस तरह के जो समरी इनकाउंटर्स वगैरह होते हैं, इससे एक पुलिस में एक इम्प्यूनिटी आता है, और जब वो इम्प्यूनिटी रिटेन हो जाता है तो वो कॉमन पीपल पे फिर अप्लाई होता है क्रिमिनल के बाद। तो हमको एक सैनिटाइज करना पड़ेगा सोसाइटी को कि आप गलत चीज को, गलत अप्रोच को आप कभी जस्टिफाई मत करें, अदरवाइज वो आपके पास घूम के आएगा। ये ठीक है, तो अगेन एज अ सेड कि आप अपने रिस्पॉन्स को ग्रेड कर लें, 3-4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बताएं, जिसमें एक उन्होंने कहा कि पुलिस बहुत ओवरबर्डन होती है, तो कई बार उस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का भी आउटकम होता है, ये सब चीज इस पॉइंट को भी मेंशन करें, सो दैट आपका यू कम आउट एज अ पर्सन हु इज नॉट जस्ट नेगेटिव बट हैज अ पॉजिटिव माइंडसेट आल्सो, कि वो जो कोर मुद्दे हैं उनको दूसरे तरह से भी समझ। मूविंग फॉरवर्ड, अगर टू द एनकाउंटर एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे, कि अगर ये पूछे कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये कस्टोडियल डेथ क्यों होता है, किस तरह का मेंटालिटी होता है जो पुलिस वाले करते हैं, तो उस पे हम लोग क्या जवाब देंगे सर? उस पर आप जवाब दे सकते हैं कि मेंटालिटी एक होती है कि एक तो पहला ओवरवर्क और फ्रस्ट्रेशन वाली बात एकदम सही है, वो बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है पुलिसिंग का। सेकंड, आप बोल सकते हो कि क्विक जस्टिस, हम चाहते हैं तुरंत हमारे पास सोल्यूशन आ जाए क्योंकि केसेस का इतना प्रेशर है। तीसरा, ये आई थिंक ये कोविड रिलेटेड था, तो कई बार क्या होता है कि सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है, हमारा रिस्पॉन्स बहुत अलग तरह का हो जाता है। कोविड में एवरीबडी इज अंडर थ्रेट, उसमें भी पुलिस हैज टू वर्क 24/7 without any consideration for self protection and protection of the family। तो ये घटना जो हुई वो बहुत हद तक उस तरफ से भी, आप किसी को देख रहे हो रोड पे, आपको लग रहा है कि यार मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ ताकि बीमारी ना फैले और ये आदमी को फर्क नहीं पड़ता है रोड पे घूम रहा है, तो वो जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है वो इमीडिएटली उधर निकलता है। सर एनसीआरबी का रिपोर्ट था कि 2017-18 में कुल 100 कस्टोडियल डेथ हुए। कोविड के सिचुएशन को तो अभी अगर इसको हटा दे, इससे पहले भी जो डेथ्स हुए तो उसको भी हम लोग यही पुलिस का ओवरबर्डनिंग, देन ओवर एंथुसियाज्म टू गेट आउट द ट्रूथ वेरी फास्ट। हम जो प्रोसेस इंटरोगेशन का स्लो प्रोसेस होता है उसमें नहीं जाना चाहते, 4 थप्पड़ मारेंगे तो सामने वाला सच बता देगा, ये मेंटालिटी बहुत ज्यादा है। केसेस के प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इट इज दैट थिंग है कि हम फटाफट विटनेस से सच एक्सट्रैक्ट करें। एंड अगेन, अगर विटनेस सच बोल देता है या विटनेस अगर खुद से कन्फेस कर देता है तो काफी हद तक पुलिस का काम आसान हो जाता है। तो एक इन्वेस्टिगेशन को आप कट शॉर्ट कर सकते हैं इन तरह की चीजों पर। तो एक वो जो एक्स्ट्रा इंथुजियाज्म होता है लोगों में, वो इस तरह की चीजों को रिजल्ट करता है। प्लस अगेन चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, जैसा कहा कि पुलिस को
they get off easily, conviction rates कम है इन cases में, so that again gives a complacency का feel कि चलो मैं कर दूंगा तो बच जाऊंगा, कोई problem नहीं है। Alright, विकास दुबे एनकाउंटर पे क्वेश्चन आ सकता है, व्यूज क्या है आपके, सही था गलत था, एक पॉइंट आ सकता है कि ऐसे लोग पावरफुल बनते क्यों हैं। तीसरा जो पॉइंट पिछले उसमें भी मेंशन किया आई थिंक केशव ने कि पब्लिक इज हैप्पी, तो वो क्या कंसिडरेशन होना चाहिए ऐसे केसेस में, क्या हम इसलिए काम कर रहे हैं कि जनता खुश हो, तो उसके लिए अगर कुछ गलत भी करना पड़े तो क्या हमें करना चाहिए, इस पे आपके व्यूज पूछ सकते हैं वो, इस पे अपने ओपिनियन कभी भी ऐसा नहीं बनाना है कि जो इलीगैलिटी के को जस्टिफाई कर रहा हो। आई थिंक नो वन वुड डिसएग्री कि एनकाउंटर्स गलत हैं अनटिल अनलेस एकदम प्रोवोक किया जा रहा हो या सेल्फ डिफेंस में किया जा रहा हो। और इस बात पे भी आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, फर्स्ट मैं पूछूं कि कितनों को लगता है कि विकास दुबे एनकाउंटर सही था या कितनों गलत था, मतलब फेक था, तो कोई है जो जिसका ये ओपिनियन था कि नहीं वो एनकाउंटर सही था एंड वी शुड बिलीव द पुलिस वर्जन। सर बट जो ऑफिशियल जो आया है हमें तो उसको ही फॉलो करना होगा ना सर। ये एग्जैक्टली दिस इज योर टेस्ट कि क्या ऑफिशियल जो वर्जन आ रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप इसमें चाहे वो हैदराबाद वाला भी हो, इट इज वेरी इम्प्लॉजिबल कि 4 लड़के 18-20 साल के पुलिस का बंदूक छीन के भाग रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, राइट। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं साउंड करना है कि जो अथॉरिटी बोल दिया हम उसे मान ले, चाहे वो प्राइमा फेसी गलत भी लग रहा हो। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव, जो मेरा अप्रोच रहता है इंटरव्यू में, आई डोंट नो रवि सर वगैरह बता पाएंगे कि ये उतना सही है कि नहीं, बट मेरा जो अप्रोच रहता है वो है कि अगर कुछ गलत दिख रहा है तो उसको गलत बोलना चाहिए। सर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है रिगार्डिंग एनकाउंटर, तो उसको ऑब्वियसली अगर कोई भी चांस ऐसा होता है कि फेक अगर हो रहा हो तो उसमें उस गाइडलाइंस को फॉलो किया जा सकता है, जैसे मजिस्ट्रेट इंक्वायरी वगैरह। डेफिनेटली, तो ये चीज आप उसमें बोल सकते हो कि अगर आपको अगर एकदम ही यू डोंट हैव टू स्टैंड अगेंस्ट द ऑफिशियल वर्जन, देन यू कैन ऑब्वियसली से कि ऑफिशियल वर्जन हैज कम एंड एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस हर इनकाउंटर का मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगा, तो वंस द इंक्वायरी इज डन वी कैन रेस्ट अश्योर्ड कि जो गलत है वो पनिश हो जाएंगे और जो गलत नहीं है दे कैन मतलब वो अपना वैलिडेट हो जाएंगे। तो आप इस तरह का अप्रोच कर सकते हो एंड देन यू कैन गो एंड एड्रेस द लार्जर क्वेश्चन अबाउट एनकाउंटर। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप इग्नोर करके आप सीधे सीधे एनकाउंटर के बड़े मुद्दे पे आ सकते हो कि एनकाउंटर किस सिनेरियो में जस्टिफाइड होता है, या एनकाउंटर का जब तक पुलिस पे अटैक ना हो वो नहीं होना चाहिए, या अगेन जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि पब्लिक रिस्पॉन्स के आधार पर डिसाइड होना चाहिए कि नहीं, तो आप उसको एड्रेस कर सकते हो कि नहीं जो सही है वी शुड फॉलो द लॉ बिकॉज इट सेट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंट, जस्टिस नहीं मिल पाता है एंड पुलिस के पास इमेंस पावर आ जाता है सिस्टम को मैनिपुलेट करने। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा फंस रहे हो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल वर्जन में, तो आप उसको लार्जर पिक्चर पे ले जा सकते हो। Sir, can we give Vendrawala example in why such people become so powerful? That Blue Star operation by Indira Gandhi. राइट, तो आप उसमें भिंडरवाला का एग्जांपल ना भी लो क्योंकि उनके पीछे जो पॉलिटिकल सपोर्ट था दैट इज नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड, तो आप इसको रादर देन गिविंग एग्जांपल्स आप एक जनरल टर्म में बात कर सकते हो, या रादर आप बिहार के कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हो जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस अब कन्विक्ट हो गए हैं और वो एक समय पे एमपी थे, आप उनके एग्जांपल्स ले सकते हो, है ना। तो जो ऐसी चीजें जो कॉमन पब्लिक नॉलेज है उसको बेटर होगा एड्रेस करना रादर देन गोइंग ऑन गिविंग सम एग्जांपल व्हिच इज इन अ ग्रे एरिया या जहाँ थोड़ा कंट्रोवर्सी है, छोड़ के वैसे एग्जांपल्स को जो प्राइमा फेसी पता है कि हाँ भाई ये सही है एंड वो प्रूवन, लाइक शहाबुद्दीन वो एमपी रहे हुए हैं, साथ ही साथ इतना सारा सीरियस ऑफेंसेस का केसेस था, यहाँ तक कि आईएसआई कनेक्शन का भी केस लगा हुआ था और चल रहा है ट्रायल, तो आप वैसे केसेस को उठाओ जिसमें एकदम प्राइमा फेसी ये चीजें एस्टैब्लिश्ड एंड इसमें आप पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के नेक्सस को आप बता सकते हो कि इन नेक्सस से ऐसे लोग बड़े होते हैं। नेम द क्रिमिनल और ऑफिसर्स, यू कैन नेम द क्रिमिनल्स बट एंड ऑफिसर्स, बट मोस्टली ऑफिसर्स का नाम आप पॉजिटिव लाइट में लें एंड अगर कोई ऐसा प्राइमा फेसी कन्विक्ट है तो आप उसका नाम ले सकते हैं। अंडर ट्रायल्स का नाम अवॉइड करें, अंडर ट्रायल्स का नाम अवॉइड करें, जो शॉर्ट एस्टैब्लिश्ड है कोर्ट ऑफ लॉ में उनका नाम ले तो वो बेटर है। Moving forward, कुछ international issues like ISIS in India, is it a threat to India and ways? कौन से states हैं जहाँ ISIS का कुछ भी presence देखा गया है? How should we protect our youth? And do you think ISIS has been defeated by US and other forces? इस पे क्या opinion है?
any kind of radicalization is threat not for only for India but for pan world. And yes, some of the cases of radicalized individuals are being seen in like states like Kerala, right? And some southern states. अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया को स्पेसिफिक थ्रेट्स है तो कुछ, अगर मैं 3 स्पेसिफिक या 2 स्पेसिफिक कुछ थ्रेट्स पूछूं तो क्या हो सकते हैं आईसिस से? Lone wolf attacks. Lone wolf attacks, very good. To spread radicalization of youth. And due to the economic damage employment situation in the India, some of the youth can be radicalized very easily. ठीक है, okay. Increased communalization in the society. Diversion of resources of state. सर दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेक्सस भी बन सकता है इनका। डेफिनेटली। एंड प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उस पर कुछ व्यूज? हम अपने यूथ को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं? Awareness creation to de-radicalize youth. Deradicalization. कैसे डीरेडिकलाइजेशन? अवेयरनेस क्रिएशन, इंडिया के बारे में अवेयरनेस क्रिएशन करा सकते हैं। Religious leaders. Efforts of Maharashtra Police in de-radicalization the एक एक करके। Maharashtra Police is running a very efficient scheme to de-radicalize youth, where they do not treat them as convicts or criminals, but provide them professional guidance, even if they sometimes return after joining the ISIS. That model is some kind of surveillance of social and internet may provide some internet kind of search rehabilitation engines. package to them. ठीक है। Re-radicalized people. We need to reduce the vulnerability of youth. ठीक है, आई थिंक मोर और लेस सबको society. ठीक है, आई थिंक काफी क्लैरिटी है इस टॉपिक पे। तो इनको बस अगेन एज आई सेड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट वाइज प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आप सब रिस्पॉन्स एक बार में नहीं सोच पाओगे। तो अगर वो आपके नोट्स में लिखा हुआ है तो आपको तुरंत वहां पे चीजें याद आ जाएंगी, अच्छा मुझे क्या जवाब देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी चीजें आप बोल रहे हो उसको राइटिंग में अपने पास रेडी रखना है इंटरव्यू के। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर, जब क्वेश्चन आता है हमारे पास तो क्या हम लोग 5 या 10 सेकंड का पॉज ले सकते हैं जस्ट टू आंसर? बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते, एकदम ले सकते हैं। 5 सेकंड का पॉज लीजिए, थॉट्स को प्रोसेस करिए, चैनलाइज करिए और फिर जवाब दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो बोला और आपको तुरंत शुरू हो जाना है और उसके चक्कर में गलत जवाब दे दो या उल्टा सीधा कंफ्यूज्ड आंसर दे दो जो उसको भी नहीं समझ में और तुमको भी नहीं समझ में कि क्या बोल रहे हो। आराम से पॉज लो, थॉट्स को, चेन ऑफ थॉट्स को सॉर्ट करो अपने माइंड में, फिर बोलना स्टार्ट करो। राइट, वन नेशन वन रेशन कार्ड, इस पे ये सुना है किसी ने? यस। हाँ, क्या है, क्यों जरूरी है? सर माइग्रेशन के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बहुत सही चीज है ये, खास सबसे ज्यादा आधार कार्ड और पोर्टेबिलिटी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। करीब 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर जो है पीडीएस से दूर रह जाते हैं, इस चीज को पूरा करने के लिए इस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है। Reduce middleman issue and fair shops. Intermediation. Those kind of issues also be solved. ओके, एक क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में इस बार पूछा था, इस प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन इकोनॉमिक्स, इस पे क्या व्यूज है? क्या राशन जो सरकार खरीदती है किसानों से, क्या ये एक अच्छी इकोनॉमिक्स है? इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये अच्छा पॉलिसी है? इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वालों के लिए काफी ये आ सकता है क्वेश्चन। No, it is not good policy. It's not good economy. Good for economy. क्यों? Recent economic survey has suggested that it is not good. Cost of logistics इकोनॉमी के लिए गुड है। Cost of logistic is very high. Logistic cost. Sir, better when of we talk about To the cobweb phenomena. One Sir, of the when we findings talk of the about economic economics, survey is this, like that it gives rise to the cobweb phenomena, where it is seen that in any year when the MSP is set, if it is high, then the farmer goes to for that kind of crops only, and the production gets high. So जो दूसरे मार्केट में, जो लोकल मार्केट में है, वहाँ पे प्राइसेस जो है कि क्रैश कर जाते हैं एक्चुअली में, क्योंकि बिकॉज द प्रोडक्शन इंक्रीजेस टू मच. सो सीइंग दिस, अनदर ईयर द फार्मर गोज फॉर लो प्रोडक्शन ऑफ दैट क्रॉप. फिर अगले साल क्या होता है कि दैट the prices of that crop increases too much. So this is the cobweb phenomena as mentioned by economic survey. और इस पे ओके, तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? कोई ऑल्टरनेट पॉलिसी?
Santa But Kumar seeing the condition recommendation. of Indian economy, sir, and Uh-huh. the condition of the farmers, Right. it is also necessary right now Yes, necessity because is must. the farmers are very vulnerable. They don't get Right. prices for their products, and they don't have the logistics to get their crops to the market. So it is said, it can be said that it is necessary for now, but on a long term perspective we can replace this policy. ठीक है, दिस इज अप्रोच। can इस do तरह से बोलना है हमें। जब इकोनॉमी पूछता है तो खाली इकोनॉमी नहीं बताना है, क्योंकि इस पॉलिसी का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट सोशल Implication है। फिनोमेना पे है। तो इट माइट बी अ बैड इकोनॉमिक्स बट इट्स ऑब्वियसली अ गुड सोशल नीड। तो आप उसको उस तरह से बैलेंस करके बोल सकते हैं। काउंटर क्वेश्चन है कि ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट कोई पॉलिसी, कुछ सजेशंस आपका कि क्या कुछ बेटर किया जा सकता है इस फ्रंट पे? सर फूड मार्केट जो है वो डीरेगुलेट नहीं है। तो जैसे अभी तो या अभी के समय तो इंटरनेशनल मार्केट में ग्लट था तो फूड का प्राइस बहुत लो था, बट जब हाई भी रहता है तो इंडिया का इतना कंज्यूमर बेस बढ़ा है कि गवर्नमेंट जो है वो फ्रीली सेल करने नहीं देती है। तो जिस उस समय उस केस में अपने को फीड करना है कस्टमर को, तो अपने को दोनों तरफ बैलेंस करना होता है कि फार्मर को भी अपने को ये करना है और कंज्यूमर बेस जो है उसको भी ये तो पॉलिसी के बारे में हो गया। मैं पूछ रहा हूँ ऑल्टरनेट, जब आप बोल रहे हो इट्स अ बैड इकोनॉमिक्स, तो व्हाट इज द ऑल्टरनेट? कुछ ऑल्टरनेट सोल्यूशन, कुछ सजेशन किसी के पास है? डायरेक्ट डीबीटी, some of the steps like डीबीटी, ओके। सस्टेनेबल नहीं है। Decentralized procurement. Decentralized Sir, we have procurement. to open up. Sir, we have to open up the agri market. See, the problem is that farmers do not have an alternative marketing system, and they don't Right. have an alternate market. So we have to develop our food processing industry, Okay. so that APMC reform. Implementation of model contract farming, that will also be helpful here. private players are also getting engaged in procurement. तो आप इसको अपने रिस्पॉन्स को डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है? कि इसका दो एस्पेक्ट हो जाता है। एक तो एमएसपी, वो इज वन एस्पेक्ट, एंड सेकंड एस्पेक्ट इज फूड डिस्ट्रीब्यूशन टू दोज हु आर इन नीड, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन, जो फूड सिक्योरिटी। तो आप इसको दोनों फ्रंट पे एड्रेस कर सकते हो। पहला आप कर सकते हो कि प्रोक्योरमेंट फ्रंट पे क्या ऑल्टरनेट्स हैं, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट पे क्या आप इस तरह से अपने आंसर को ब्रेक करोगे दो पार्ट में, तो सामने क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग इस पॉलिसी का, एंड जो आपके सोल्यूशंस हैं वो दोनों एस्पेक्ट्स को एड्रेस कर रहे हैं। राइट? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गोइंग अहेड, इंडो नेपाल रिलेशन। अब इंटरनेशनल में अब इश्यूज क्या हैं, करंट इश्यूज क्या हैं, लॉन्ग टर्म इश्यूज क्या हैं, अभी पर्टिकुलर क्या प्रॉब्लम है। नेपाल बिहार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसलिए अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इसलिए आई थिंक प्रोबेबल क्वेश्चन है ये कि इंडो नेपाल रिलेशंस की क्या स्टेटस एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर बिहार? कल्चरल रिलेशन सर बहुत टाइम से रहा है दोनों का। रोटी बेटी का रिश्ता एक टर्म है, वो फ्रेम कर सकते हैं, बता सकते हैं। बिल्कुल। और इंटरमिंगलिंग ज्यादा है कि बिहार के बहुत सारे लोग नेपाल में, और नेपाल के बहुत सारे लोग बिहार में आके भी काम करते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। और नेपाल की डिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है अगर देखा जाए तो। ठीक है। Like Nepal gets Cross-border migration, that is also another aspect. Along with that, the river crisis. Right now, we are facing the flood, which is coming basically from Nepal side. So that is also area diplomacy will be effective here. Nepal works as a buffer state against China for India. क्या? Strategic बिहार importance. स्पेसिफिक क्या इंपॉर्टेंस है? फ्लड मैनेजमेंट में भी नेपाल का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बहुत उससे ज्यादा। टाइम मिल जाएगा तो हम उसको ओवरकम करने के लिए पहले से हम प्रिपेयर हो सकते हैं। और बिल्कुल। दूसरी चीज ये एक और चीज है सर, जो नेपाली जो पीपल हैं वो अपने आर्म फोर्सेस में भी है। हाँ, गोरखाज हैं और भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब में है, तो इस हिसाब से भी वो इम्पोर्टेंट है सर। बिहार स्पेसिफिक कुछ और पॉइंट फ्लड के अलावा? Sir, Thai region of Nepal and the North Bihar, they are very closely integrated in terms of culture, in terms of language, in terms of religion, in terms of marriages, families. तो सर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एक एस्पेक्ट आई थिंक व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज एग्जैक्टली इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमिक इशू को आपको एड्रेस करना है, क्योंकि हमेशा कहीं भी कोई स्टेट अगर बॉर्डरिंग स्टेट है और ट्रेड अच्छा है तो दैट स्टेट बिकम्स वेरी प्रॉस्पेरस। ये वर्ल्ड ओवर एग्जांपल है, जहां बॉर्डर्स खुले हुए हैं और ट्रेड अच्छा है,
तो वो बॉर्डर स्टेट्स का डेवलपमेंट होता है और अच्छा होता है। हाँ, तो दिस इज अगेन एन आयरनी कि डिस्पाइट शेयरिंग बॉर्डर्स विद नेपाल, हमारा यूपी और बिहार का डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं। तो आप उस तरफ ध्यान इसको खींच सकते हो कि क्या वहां पे इश्यूज हैं, या आप अगर नहीं भी खींचोगे तो चांसेस है कि प्रॉब्ली पैनल आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन उस तरह का पूछे कि इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें कैसे हार्नेस करना चाहिए बिहार और नेपाल के रिलेशनशिप, करंट सिनेरियो में कुछ स्टेप्स रिलेशनशिप इंप्रूव करने के। सर लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ज्यादा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होना चाहिए रादर देन जो सोशल मीडिया और इन सब पे मॉन्गरिंग होती है। उससे बेटर होगा कि डिप्लोमेटिक चैनल को ज्यादा इंप्रूव किया जाए, नेगोशिएशंस को बढ़ाया जाए। और इंडो नेपाल ट्रीटी को सर रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं जब डिप्लोमेसी आता है उस केस में भी, जबकि डिप्लोमेसी जो है वो रियल पॉलिटिक्स से गाइडेड होता है और हमको रियलिस्टिक थोड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अब जब वो 50 साल पहले 60 साल पहले जो पॉलिसी 50s में बना था और वो अब टाइम चेंज हो गया है, नेपाली नेशनलिज्म वगैरह शुरू हो गया है, तो लोग जो है वो इंडिया का एक सैटेलाइट स्टेट जैसा अपने को फील मतलब नहीं पसंद करते हैं, एटलीस्ट एलिट्स इन काठमांडू। तो इस चीज के लिए हमको बिग ब्रदर एटीट्यूड जो हमारा है वो नहीं चलेगा। कल्चरल लिंकेजेस चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी सर वो मैटर करता है, क्योंकि चाइनीज बार बार इसमें इंटरफेयर करता है और फिर नेपाल को ये इंस्टिगेट करता है कि वो इंडिया के मतलब अगेंस्ट कुछ करे। तो इस रिगार्ड में भी हम लोग को मतलब अपना कुछ देखना पड़ेगा कि हम लोग चाइनीज के इन्फ्लुएंस को नेपाल पे कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, नेपाल में भी सर कम्युनिस्ट पार्टी इन पावर है जो कि बहुत ज्यादा प्रो चाइना अप्रोच के हैं। तो इस चीज को भी हमें इसको तो ठीक करना होगा जब तक एक डायलॉग ही पॉसिबल है कि एक लॉन्ग टर्म डायलॉग हो और जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए। हमारे आसपास के जो भी अपने नेबर कंट्री है सबके साथ हमारे रिलेशंस ठीक नहीं हो रहे हैं अभी। चाइना के साथ भी काफी टाइम बाद बहुत खराब हुआ है, देन पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है ही नहीं, और अगर नेपाल के साथ भी ये इशू अगर लंबा जाता है तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ये सही नहीं होगा। तो हमें जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना जरूरी है। Okay, आप इसके आंसर को मल्टीपल अप्रोच जो लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो। पहला शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिवाइड कर सकते हो रिस्पॉन्स को, ठीक है। दूसरा आप इसको डिवाइड कर सकते हो डिप्लोमेटिक एंड नॉन डिप्लोमेटिक अप्रोच पे, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना अपने आंसर्स को ना कैटेगराइज करो अपने कि किस तरह से आप उसको आंसर कर रहे हो। उससे अगेन एज आई सेड थॉट की याद करके बोलने में आसान है, ठीक है। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग एनीथिंग विद रिगार्ड टू कोई भी नेबर को लो, मैंने नेपाल का एग्जांपल लिया, चाइना बांग्लादेश कोई भी आप बना रहे हो तो आप उसको उस तरह से लिखना, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, सरकार का रिस्पॉन्स, पब्लिक का रिस्पॉन्स। जब बात होती है इम्पोर्टेंस की तो आप उसमें स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल, इस तरह से अपने सारे आंसर्स को आप कैटेगराइज करके प्रिपेयर करो। उससे आंसर करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सार्क और इंडिया के क्या रिलेशंस हैं? इज सार्क डिफंक्ट नाउ एंड इफ इट डिफंक्ट व्हाई एंड शुड इंडिया रिवाइव इट? क्या है इस पे ओपिनियन? सर रिवाइव तो ऑब्वियसली करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इज पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए सार्क एक तरह से मतलब उसका अस्तित्व कम होते चला गया क्योंकि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज्यादा रहता था। ठीक है, तो कैसे पाकिस्तान के होते हुए मोर कम्युनिकेशन जो भी बाकी नेशंस है उनके साथ डायलॉग। ऑलराइट सर, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनकी जगह हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करनी चाहिए सार्क रीजन में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन एंड साउथ एशिया इज द मोस्ट लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जरूरत है इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑलवेज पॉलिटिकल रिटोरिक्स। इंडिया सर ब्लू इकोनॉमी पर भी फोकस करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब ब्लू इकोनॉमी पे सर ये बार बार एम्फेसिस देते हैं। तो सर जितने सारे इंडियन ओशन रीजन के जो कंट्री हैं उसके साथ इंडिया अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है या फिर इकोनॉमिक होता है इसको मतलब इसको इनहेंस कर सकता है, जिससे कि हम लोग इस सार्क का अल्टरनेटिव देख सकते हैं सर। सर ये भी कह सकते हैं लाइक द सार्क नेशंस डू ओनली 6.5% of the trade, while ASEAN do almost 23% trade among themselves. So this is a major reason why the SAARC nations are still underdeveloped, and it is one of the least integrated regions, and it doesn't have even free trade agreements among themselves. और अभी जो मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने जो सार्क कोविड फंड बनाने की बात कही, तो वो एक स्टेप हो सकता है कि रिवाइव किया जा सकता है इसको इस्तेमाल।
It could be used as an opportunity. Similarly, SARC versus BIMSTEC हो सकता है कि ये आजकल BIMSTEC पे हमारा फोकस ज्यादा है, तो questions could be followed on those grounds. तो ये कुछ ही टॉपिक्स थे हम एज इन मतलब whatever I could think of, और बहुत सारे इश्यूज हैं जो चल रहे हैं. So my point was basically so my point was basically क्या मैं कुछ अपना शेयर कर पाऊँ इनपुट की एक पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह से अप्रोच करना है. Sir, one question is there. Sir, can it be asked like, is it good that India is approaching BIMSTEC to replace SARC? Are you satisfied with this, or what is your opinion? So what should we answer? What should be the answer, sir? What do you think? कुछ शेयर करो अपना ओपिनियन इसमें. Both should exist together. Yeah, definitely, because हाँ SARC सर, will have more होना चाहिए. cultural, linguistic, religious and culinary affinity, because BIMSTEC के साथ हमारे उतने similarities नहीं मिलते हैं जितना कि SARC के साथ. Sir, in my opinion, we cannot leave Afghanistan here, which is part of SARC, but not part of BIMSTEC. Right. Sir, both are having. SARC is gateway to West Asia, and BIMSTEC is gateway to East Asia. We both need together. Right. तो आप इसको बैलेंस करके तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा उन कंट्रीज पे जो दोनों मतलब जो बिम्स्टेक में और सार्क में नहीं है, या सार्क में है बिम्स्टेक पे नहीं है, उनको इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है. जैसे अफगानिस्तान का पॉइंट उठा, या बिम्स्टेक में म्यांमार है और जो सार्क में नहीं है, तो आप इसको इस तरह से अपना प्रेजेंट व्यूज कि दोनों इंपॉर्टेंट है. बिम्स्टेक वाज मेनली टेकन बिकॉज ऑफ दिस what should I say, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के लिए लिया गया था, whereas SARC had a larger connotation. तो आप इन दोनों एस्पेक्ट्स को लेके बोल सकते हो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, and we should go ahead with both. And SARC can be used as a very important platform to pressurize Pakistan into falling in line, कि पाकिस्तान अपना टेररिज्म वाला एजेंडा बंद करके प्रोग्रेस की तरफ बढ़े, which is a difficult thing. फेलियर रहा है, इतने साल में हम नहीं कर पाए, but we should not be giving hope on that. हमारा जो स्ट्रैटेजिक अप्रोच है पाकिस्तान के प्रति वो रहना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमेटिक अप्रोच भी रहना चाहिए. राइट. तो आप इस तरह से अपने उसको बना सकते हैं सर कि SARC is defunct due to पाकिस्तान, सर उसको ब्लेम कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से. बिल्कुल, ब्लेम जो फैक्ट्स हैं वो कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर आंसर. कभी भी अपने आंसर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरी तरह से नहीं ले जाना है. जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें बहुत तरीके के आंसर हो सकते हैं, तो अपने आंसर को एक ग्रेडेड फॉर्म में बनाना है जिसमें आप 3-4 तरह के डायमेंशन को कवर कर सको. आपका आंसर ऐसा नहीं लगना चाहिए बाकी चीज छोड़ दिए बस पाकिस्तान को ब्लेम कर. सर एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सामने वाला कुछ क्वेश्चन पूछे, तो जनरली हो सकता है वो 2-3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे, तो मेक श्योर यू आंसर ईच पार्ट. वो पार्ट अपने माइंड में हमेशा बना के रखना कि उन्होंने पहला सवाल ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था. तो फिर जब आंसर कर रहे हो तो मेक श्योर करना है कि तीनों पार्ट को आंसर करो. ऐसा ना हो कि पहला पार्ट में बहुत कि फिर बाकी पार्ट्स को आप आंसर नहीं करते हैं. लाइक लेट्स से अगर मैं एक ही सेंटेंस में पूछूं कि सार्क और बिम्स्टेक में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सार्क क्यों डिफंक्ट हो गया, या और बिम्स्टेक के में गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, तो अगर मैं 3 क्वेश्चन एक ही साथ पूछता हूं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप तीनों क्वेश्चन को इंडिविजुअली आंसर करो. ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को किया बाकी भूल गए और आगे बढ़ गए, क्योंकि जनरली ये चीज हो जाती है जब एक साथ 4-5 सवाल पूछ देता है सामने. Right? Okay, I'll end it here. This is my email ID. You can get in touch with me. कुछ हो अगर काम तो I'll share this presentation. कैसे share होता है यार ये? Share content. WhatsApp ग्रुप में शेयर कर देना. आयुष. Share is a WhatsApp group, sir. सर मैंने PDF बना लिया, मैं भेज दूंगा. I hope it's done. So should we end here? Ravi? Yes, sir, I would like to take a few topics. Okay. Are you continuing? Yes, sir. For next 5 minutes. Go ahead. So, देखो यार, recently there was a proposal